इन्हें 20वीं सदियों का सबसे अक्लमंद इंसान माना जाता है। इन्होंने एक साल के अंदर 4 ऐसे महत्वपूर्ण खोज की जो इंसान के सोच को पूरी तरह से बदल के रख दी। लेकिन क्या आइंस्टाइन एक साल के अंदर इतने महत्वपूर्ण खोज कैसे कर ली? क्या वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए ज्ञान से भरी दुनिया से संपर्क करते थे? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का यह मानना सही है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ख्यालों के जरिए दूसरी किसी एडवांस दुनिया से संपर्क करते थे, या उनका ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन से बिल्कुल अलग थे? मिस्ट्री ऑफ आइंस्टाइन। जब 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी, तब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनका बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने उनका ब्रेन उनका सिर से निकाल लिया था। उन्होंने ब्रेन को निकाल कर एक कुकी जार में किसी केमिकल के साथ रख दिया और उन्होंने उसे कई सालों तक छुपा के अपने पास रखा था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद जो अफवाह उड़ी थी कि किसी ने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया है, तो वो अफवाह नहीं, वो सच था। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि आइंस्टाइन की जीनियस होने का वजह यानी उनका ब्रेन किसी की घर में कुकी के जार में रखा हुआ था, और उनका ब्रेन निकालने का मकसद सिर्फ उसे ट्रॉफी की तरह सजा कर रखना नहीं था, वो उसे समझने चाहते थे। इसीलिए वो उनके ब्रेन के छोटे छोटे स्लाइसेस न्यूरोबायोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को देने लगे, ताकि वो स्टडी करके बता सके कि उनके ब्रेन में क्या खास है, वो क्यों हम सबसे अलग थे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब आइंस्टाइन की ब्रेन को सही से स्टडी किया गया, तब पता चला कि उनके ब्रेन बिल्कुल एक जवान इंसान की ब्रेन जैसे था। 76 साल की उम्र में भी उनका ब्रेन की न्यूरॉन्स की कंडीशन बहुत ही अच्छे थे। ब्रेन में कोई कमजोरी या डिफेक्ट नहीं आया था। लेकिन कैसे 76 साल की उम्र में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की दिमाग के न्यूरॉन एक जवान इंसान के ब्रेन जैसे हेल्दी कैसे हो सकता है? उनका ब्रेन दूसरा इंसान के ब्रेन जैसे अलग क्यों है? आइंस्टाइन का पैराइटल लोब यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो नंबर को समझता और हैंडल करता है और सोचने के मामले में सबसे एक्टिव है, बाकी इंसानों के ब्रेन के मुकाबले 15% ज़्यादा चौड़ा है। और आप अभी जो इमेज देख रहे हो वो 1955 में ली गई अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के तस्वीरें हैं। वो दिखने में आम ब्रेन से बिल्कुल अलग है, और इसमें जो रेड लाइन दिख रही है वो पैराइटल लोब की वो एरिया है जो नॉर्मल ब्रेन के मुकाबले ज़्यादा फैला हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पैराइटल लोब वो आम ब्रेन से बिल्कुल अलग है, वो यूनिक है। हो सकता है कि उनके यूनिक ब्रेन की वजह से ही उनमें खास एबिलिटी थी, जिससे वो थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए खुद को अजीब अजीब सिचुएशन में इमेजिन कर पाते थे। वो खुद को लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता हुआ इमेजिन करते थे, और उनका कहना था कि उनका इमेजिनेशन बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसे होती थी। पैराइटल लोब जो विजुअलाइजेशन जैसे एक्टिविटी में यूज होती है, इसीलिए हो सकता है कि उनमें विजुअलाइज करने में खास एबिलिटी बड़े पैराइटल लोब की वजह से ही आई हो। यहाँ तक उनके ब्रेन में आम ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले 70% ज़्यादा ग्लियल सेल्स मौजूद है। देखा जाए तो हमारा ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन के बीच ही कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि न्यूरॉन और ग्लियल के बीच भी कम्युनिकेशन होता है। और ग्लियल के मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। तो अगर एक ब्रेन है जिसमें हर न्यूरॉन में ज़्यादा ग्लियल्स मौजूद है, तो उस ब्रेन में इंफॉर्मेशन जल्दी ट्रैवल करता है और प्रोसेस होती है, जिससे ब्रेन ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है। देखा जाए तो पूरे दुनिया में लगभग 99.9% इंसानों के ब्रेन बिल्कुल एक जैसे होता है, लेकिन कुछ ब्रेन खास होता है, जैसे कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम ब्रेन से अलग है। उसमें ज़्यादा ग्लियल्स है और पैराइटल लोब भी ज़्यादा बड़ा है। हो सकता है कि उनके जीनियस होने का यही कारण हो। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम ब्रेन के मुकाबले इतना अलग क्यों है? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है कि उनका ब्रेन की बनावट इसलिए अलग थी ताकि वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्रह्मांड के ज्ञान से भरी दुनिया में पहुंचने के बाद वो उस ज्ञान को हासिल कर सके और उसे समझ सके? क्या ब्रह्मांड से मिली ज्ञान के कारण ही आइंस्टाइन एक साल के अंदर 4 ऐसे महत्वपूर्ण खोज कर पाए
जिन्होंने इंसान के ब्रह्मांड को लेकर सोच ही बदल दी थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान 1 साल के अंदर इतने महत्वपूर्ण खोज करके उन्हें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए साबित भी करके दिखाई और उनके खुद के कलीग को उनके बात समझ नहीं आती थी। देखा जाए तो आइंस्टाइन के सोच अपने समय के लोगों से बिल्कुल अलग थी। आइंस्टाइन का ब्रेन आम ब्रेन से बेहतर होने का कारण क्या था? क्या उनका ब्रेन आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से इवॉल्व हुआ था, या किसी के द्वारा जेनेटिकली उनके ब्रेन को इस तरह बनाया गया था? तो वो कौन थे जिन्होंने उनके ब्रेन को आम इंसानों के ब्रेन से इतना बेहतर बनाया? क्या इस दुनिया में ऐसे और भी इंसान मौजूद है जिनमें ऐसे जीन्स मौजूद है जो हमसे अलग है, जो अपने सपने के जरिए दूसरी दुनिया से जानकारी हासिल करते थे? शायद इन सभी सवालों के जवाब हमें हमारे इतिहास के दूसरे जीनियस माने जाने वाले लोगों के ब्रेन को स्टडी करके मिल सके। एथेंस ग्रीस, यहाँ पर जंग में लड़ने वाली एक बहादुर सिपाही और वेस्टर्न फिलोसफी के निर्माते सोक्रेटिस, उनके मूर्ति बनी हुई है। और सोक्रेटिस के बारे में लोगों का ये मानना है कि वो थोड़ा अजीब सा थे। वो कई घंटों तक एक जगह पर बैठकर अपने सोच में डूबे हुए रहते थे। यहाँ तक सोक्रेटिस एक बार किसी जंग के मैदान में लड़ते लड़ते अचानक अपने ख्यालों में डूब गए थे और वो एक ही जगह पर खड़ा होकर बिना हिले अपने दुनिया में खो गए थे। और हमें हमेशा लगता है कि एक जीनियस थोड़ा पागल होता है, लेकिन उनके बर्ताव शायद इसलिए अलग होता है क्योंकि वो दूसरी दुनिया की लोगों के संपर्क में होते हैं। और सोक्रेटिस का खुद एक कहना था कि वो किसी डेविल के संपर्क में थे, और सोक्रेटिस जिसे डेविल कहते थे वो उनके लिए कोई बुरा जीव नहीं था, बल्कि एंशिएंट ग्रीक्स के मुताबिक वो उस भगवान की कैटेगरी का हिस्सा था जो इंसानों से बात करते थे और उन्हें जीवन के रहस्यों के बारे में समझाते थे। क्या सोक्रेटिस का ये कहना सही है कि वो किसी डेविल के संपर्क में थे? क्या इससे ये साबित होती है कि उनका दिमागी हालत ठीक नहीं थी, या फिर ये साबित करती है कि वो किसी दूसरी दुनिया की लोगों के संपर्क में थे जो उन्हें ब्रह्मांड से जोड़े रखता था और लगातार उन्हें जानकारी देते रहता था? हमारे लिए ये कहना बहुत ही आसान है कि सोक्रेटिस पागल थे, उनका दिमाग खराब था, वो कल्पना की दुनिया में जीता था। लेकिन सोक्रेटिस जिस डेविल से बात करते थे वो एक तरह का मैसेंजर थे उनके और इस दुनिया के बीच में जहां पर वो पहुंचना चाहता था। क्या सोक्रेटिस अपने ख्यालों में खोकर किसी दूसरी दुनिया की जीव यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से संपर्क करते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का तो यही मानना है। अगर ये सच है तो क्या हमारे इतिहास के दूसरे जीनियस माने जाने वाले लोग भी अपने सोच में गुम होकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे और वहां से ज्ञान लेकर आते थे? मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंची ने ये खुद कहा था कि वो अपने कमरे में बेड पर लेट जाते थे और लेटने से पहले बेड के निचले हिस्से पर एक जलता हुआ कैंडल रखते थे और छत पर पड़ रही उसकी टिमटिमाती परछाई को देखते रहते थे। और ऐसा करने से उनका माइंड एक अलग स्टेज पे चला जाता था जहां उन्हें नया नया आइडिया मिलते थे। पुचुइनी ने कहा था कि उनका सबसे फेमस माटामा बटरफ्लाई गॉड ने क्रिएट किया था। लीक हो रहे थे लेकिन उसका सोर्स भगवान थे। विलियम ब्लेक हमेशा अपने पोएम्स, गानों और पेंटिंग में बताने की कोशिश करते थे कि एंजल्स होते हैं और पृथ्वी पर आते थे। ब्राह्म्स का ये कहना था कि म्यूजिक वो नहीं क्रिएट करता, उससे कोई करवाता है। अब हमें ये नहीं पता कि वो सब लोग वाकई किसी पावरफुल सोर्स जिसे वो भगवान मानते थे उनके संपर्क में थे, या फिर वो अपने ही अंतरात्मा, अपने ही अंदर मौजूद शक्ति के संपर्क में थे और वो खुद इस बात से अनजान थे।